नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे समाजशास्त्र के प्रकार, टाइप ऑफ सोशियोलॉजी। एक समाजशास्त्री के रूप में जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हमें समाजशास्त्र के विभिन्न प्रकारों में भेद को जानना आवश्यक है। प्रमुख समाजशास्त्री लेस्टर वार्ड की परिभाषा के अनुसार विशुद्ध यानी कि प्योर व बुनियादी यानी कि बेसिक समाजशास्त्र वह समाजशास्त्र है जिसमें सामाजिक घटना के बुनियादी पहलुओं के बारे में अधिक गहन ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से ही अध्ययन किया जाता है। विशुद्ध ज्ञान एवं सैद्धांतिक विकास के उद्देश्य से किया गया समाज का वैज्ञानिक व पूर्वाग्रह युक्त अध्ययन ही बुनियादी समाजशास्त्र कहलाता है। फिर आता है व्यवहारिक यानी कि अप्लाइड समाजशास्त्र। अप्लाइड समाजशास्त्र में सामाजिक स्थिति अथवा सामाजिक संबंधों की पद्धति अथवा मानव व्यवहार व संगठनों को समझने व उनका विश्लेषण करने में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का क्रियान्वयन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में हम जो भी लागू करते हैं, जो सिद्धांत बनाते हैं, जो सिद्धांत हैं, कार्य प्रणालियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, उनको हमें समझना है, उनका विश्लेषण करना है, तो उस विषय को हम व्यवहारिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। वो फिर आता है क्लिनिकल यानी कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक संबंधों को बदलना अथवा बदलाव लाने में सहायता करना पाया जाता है। ये बदलाव परिस्थिति को एक इकाई के रूप में अथवा व्यवस्था के रूप में समझकर किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि अत्यधिक पारिवारिक तनाव से ग्रस्त लोगों की व्यवहारिक रोग उपचार यानी बिहेवियर थेरेपी उनको दी जाती है और उस बिहेवियर थेरेपी के द्वारा उन लोगों का इलाज किया जाता है। तो क्लिनिकल जो समाजशास्त्र है वो इसी तरह की स्थिति में उपयोग में लिया जाता है। पर्यावरण रोगोपचार एक इन्वायरमेंटल थेरेपी के द्वारा भी चिकित्सा करना, इसको हम इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। फिर आता है आनुभाविक यानी कि व्यवहारिक या अनुभविक समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में विशुद्ध समाजशास्त्र द्वारा विकसित सिद्धांतों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अन्वेषण हेतु किया जाता है। जो इम्पेरिकल समाजशास्त्र है उसमें हमने हमारी जो विशुद्ध समाजशास्त्र है उसके जो सिद्धांत विकसित किए गए हैं उन सिद्धांतों का, उन सामाजिक घटनाओं का या नए सिद्धांतों की खोज करना, नई घटनाओं की का जांच करना, खोज करना, अन्वेषण करना, इस हेतु हम अनुभविक यानी कि एम्पेरिकल समाजशास्त्र का उपयोग करते हैं। विद्वान थियोडोरसन की व्याख्या के अनुसार औपचारिक यानी कि फॉर्मल समाजशास्त्र जॉर्ज सैमुअल द्वारा प्रारंभ किया गया वह प्रयास है जो सामाजिक अंतःक्रियाओं के रूप में व उसकी विषय वस्तु के बीच अंतर को ढूंढता है और जो दोनों का पृथक से विश्लेषण करता है। अंतःक्रियाओं के स्वरूप में समाज के मूलभूत ढांचे का पृथक से समावेश होता है, न कि विशिष्ट समाजों की ठोस प्रवृत्तियों का। इस प्रकार औपचारिक समाजशास्त्र बहुत अधिक अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट व सामान्य समाजशास्त्र होता है जिसमें उसके नियम होते हैं, उसके पद्धतियाँ होती हैं। समाजशास्त्र का उदय, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। विज्ञान की शाखा के रूप में समाजशास्त्र अभी एक नया विषय है। पाश्चात्य समाज में ये लगभग 19वीं सदी की दूसरी चौथाई में ये उभर कर हमारे सामने आया है, जब फ्रांसीसी गणितज्ञ एवं दार्शनिक अगस्त काम्टे ने 1838 में अपने समाज के अध्ययन में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी विषय का उल्लेख किया। सन 1840 से पूर्व दार्शनिकों का सारा ध्यान आदर्श समाज की ओर था। 1840 के बाद उनका ध्यान वास्तविक समाज जो अस्तित्व में है उस ओर गया। इससे पूर्व किसी ने भी विद्यमान समाज के विश्लेषण का प्रयास नहीं किया, किंतु अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, इमानुएल दुर्खेम आदि ने इस सोच को बदल दिया। विद्यमान समाज को समझकर उन्होंने उसमें सुधार लाने के प्रयास किए। काम्टे ने कहा कि समाज को ठीक से समझने में वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेना आवश्यक है। समाजशास्त्र के विकास के काम्टे ने
निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी बताया है। कुछ बुद्धिजीवियों ने अपनी पारंपरिक अवधारणाओं को छोड़कर मानवीय संबंधों को तार्किक आधार पर सोचने के प्रबुद्ध तरीकों को अपनाया है। इसी प्रकार इस युग में कई क्रांतियां भी हुई। समाजशास्त्र के उदय के में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जैसे फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति। इन क्रांतियों ने लोगों को केवल उनके अधिकार दिए, बल्कि उन्होंने लोगों को नए उत्तरदायित्वों को भी बताया। औद्योगिक क्रांति का भी समाज के विकास पर एक बहुत बड़ा अहम रोल है, बहुत बड़ा योगदान है। हमारे समाजशास्त्री अगस्त काम्टे, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, उनका जन्म 1798 में हुआ और उनका कार्यकाल 1857 तक रहा है। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज का समग्र रूप से अध्ययन करेगा और ये एक ऐसा क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेगा जो पहले कभी भी समाजशास्त्र का या समाज का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन नहीं किया गया है। उन्होंने आगे ये कहा कि जब समाजशास्त्री समाज को ठीक तरह से जानने लगेंगे तो वे समाज के बारे में और अधिक प्रगति करने हेतु मार्गदर्शन देने में अधिक सक्षम होंगे। इस प्रकार समाज को शासित करने में समाजशास्त्रियों का एक प्रमुख व अहम योगदान रहा है। फिर आते हैं हमारे प्रमुख समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब भी हम समाजशास्त्र की बात करते हैं तो हमारे इन विद्वानों का नाम हमारे जहन में जरूर आता है। इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में काम्टे के कार्य को आगे बढ़ाया। ये एक ब्रिटिश सामाजिक विचारक थे। इन्होंने जैविक विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार समाज सरलता से जटिलता की ओर विकास करता है। अगस्त काम्टे के विपरीत हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्रियों द्वारा समाज की कार्य प्रणालियों में दखल अंदाजी करने के ये बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार समाजशास्त्री का कार्य समाज का अध्ययन करना और उसमें बिना दखल अंदाजी किए गए अध्ययन को लिपिबद्ध करना है। इस प्रकार उनकी पहुंच, उनकी अप्रोच एक वस्तुनिष्ठ थी और दखल अंदाजी न करने की इनकी अप्रोच रही है। एंथनी गिडेंस का मानना है कि समाजशास्त्र का जन्म फ्रांसीसी क्रांति 1789 तथा 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण ही हुआ है। 19वीं सदी में 3 कारणों के कारण लोगों ने समाजशास्त्र की ओर ध्यान देने को बाध्य किया है। वो 3 मुख्य कारण हैं: औद्योगिक अर्थव्यवस्था, शहरों का विकास होना, राजनीतिक परिवर्तन होना। औद्योगिक अर्थव्यवस्था वैज्ञानिक आविष्कारों व तकनीकी प्रगति के कारण उद्योगों का पर आधारित औद्योगिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण ही जब उद्योग शहरों में लगने लगे तो लोग रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे और शहरों का विकास तीव्र गति से होने लगा। तो शहरीकरण भी समाजशास्त्र के उदय में एक सहायक कारक है। इसी प्रकार राजनीतिक परिवर्तन आए। जब फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति जैसी बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई, लोगों में इंडिविजुअल या लोगों में भावनाओं जागृत हुई, स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई, लोगों में समझदारी विकसित हुई, जिसके कारण से सत्ता पलटी और उस कारण से शहरों में लोगों के लोकतंत्र के प्रति विचारों में परिवर्तन आने लगा। और इसका कारण फ्रांस की क्रांति था। इसका असर इंग्लैंड व जर्मनी में भी पड़ा और वहाँ पर अंततः समाजशास्त्र जैसे विषय का विकास हुआ। ने सन 1878 में इंग्लैंड में समाजशास्त्र के सिद्धांत अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक में प्रकाशित किए, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र के ऑर्गेनिक विकास की बात कही तथा समाजशास्त्र विकास के सिद्धांत को विकसित किया। इसी प्रकार अमेरिका में लेस्टर वार्ड ने अपनी पुस्तक गतिशील समाजशास्त्र यानी कि डायनेमिक सोशियोलॉजी सन 1883 में प्रकाशित की। दुर्खिम ने सन 1885 में सामाजिक विधियों का नियम द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक कार्य प्रणाली की बात की है। उन्होंने अपनी पुस्तक द सुसाइड 1897 में, द डिवीजन ऑफ लेबर
1893 में प्रकाशित की। अमेरिका में 1890 के दशक में अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय को प्रारंभ किया गया। सन 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो एक समाजशास्त्र की इंटरनेशनल पत्रिका है। इसी के साथ सन 1830 तक अनेक समाजशास्त्र संबंधी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में जिन सुप्रसिद्ध समाजशास्त्रियों ने समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने और समाजशास्त्र के विकास में योगदान दिया, उनमें प्रमुख समाजशास्त्रियों में हम मान सकते हैं अगस्त काम्टे का योगदान, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, चार्ल्स होर्टन कुले। इसी प्रकार 20वीं सदी के मध्य अमेरिका में भी उच्च कोटि के समाजशास्त्री हुए हैं, जो उन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन समाजशास्त्रियों में टोलकट पार्सन्स, चार्ल्स राइट मिल्स, इरविंग गोफमैन आदि के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। इसी प्रकार भारत में समाजशास्त्र का विकास, इसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।